कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के कई सारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया था। आज जो छूट गया था, नेचर ऑफ रूट्स, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, चर्चा करेंगे। मूलों की प्रकृति जानने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट जानना होगा, जिसको निरूपक कहते हैं। क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। देखते हैं सबसे पहला कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है। निरूपक जो होती है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, क्या होती है निरूपक, क्या होती है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं रूट ओवर नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को निरूपक कहते हैं। यह 0 से बड़ा होगा तो मूल के क्या प्रकृति होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, और अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। देखते हैं। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या पॉजिटिव वैल्यू देता हो, तो मूल क्या होंगे। पहला कंडीशन बना, मूल क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हिंदी में दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, असमान होंगे, समान नहीं, असमान होंगे। इसका डी निकालते हैं पहले। निरूपक कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना है -5, -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 6, कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 1, विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो x का 2 वैल्यू आएगा, 2 और 3, दोनों ही वास्तविक संख्या है और असमान है। ठीक है। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाए तो क्या होगा, इक्वल 0 हो जाए तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए इस बार कोई भी दो रूट्स लेते हैं जो इक्वल हो, रियल हो, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 5, अल्फा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू 5 है। इसका इक्वेशन क्या होगा तो पता है मेरे को ना, फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, ये 10x होगा प्लस 25। इस बार उल्टा किया, रूट्स इक्वल रूट्स ले लिए और इक्वेशन निकाले। अब यहां से इस इक्वेशन से हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का कितना है बताइए, -10 का स्क्वायर माइनस 4, एक का 1, ये 25 है, 100 माइनस 100 0, 0 हो गया ना। अगर डी 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है। तीसरा कंडीशन है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा? तो नो रियल रूट्स आर फाउंड, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। देखिए जब हम लोग क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इमेजिनरी रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। एग्जाम्पल ये इसका देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 से बोले कितना होगा? बी का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या होगा 1, सी की जगह पर कितना होगा 2, 1 माइनस 8 माइनस 7, नेगेटिव रूट्स आया ना। सो कोई रियल रूट्स नहीं प्राप्त होंगे, कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब काल्पनिक मूल्य प्राप्त होगा। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वो 11 क्लास में पढ़ेंगे जिसके रूट नेगेटिव हो, जैसे मान लीजिए रूट ओवर 1 आ जाए, ठीक है। यहीं पे देखिए ना, अगर हम इसका रूट ओवर निकालते हैं 20 का माइनस 4ac तो क्या होगा? रूट ओवर माइनस 7 हो जाएगा। रूट ओवर नेगेटिव जो है पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए हमें क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स में पढ़ना होगा, आयोटा का यूज करना होगा, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि अगर 20 का माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए या 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव वैल्यू दे दे, एक ही बात है, तो कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। आज हम इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज चैप्टर है वो 5 भागों में बटेगी। 1 चैप्टर में 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक है, ठीक है। आज हम 1.1 पढ़ेंगे। फाइल नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, ये तो मिल गया। 1.1 से माध्यमिक एग्जाम में कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कोई 3 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1 मार्क्स या कभी कभार 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है मेरे को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात व्यंजक है? समझिए। द्विघात व्यंजक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होती क्या है आप जानते हैं? पहले व्यंजक क्या होते हैं? कोई एक राशि लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये क्या है? यह एक व्यंजक है। दो व्यंजक को अगर इक्वल करते हैं ना तो समीकरण बन जाती है। इसको किसी दूसरे व्यंजक के साथ इक्वल कर दे रहे हैं, मान लीजिए 5x यहाँ पर 15x प्लस 7, दो व्यंजक को अलग अलग इक्विलेट कर दिए हैं तो ये समीकरण बन गया। अभी तक क्या था? अभी यह व्यंजक था। द्विघात व्यंजक किसे कहते हैं? द्विघात व्यंजक किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजक जिसके चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे या फिर बोल सकते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो वह द्विघात व्यंजक कहलाती है। बस यहाँ पर 0 लगा दीजिए, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 भी एक व्यंजक है, 0 भी एक व्यंजक ही है। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 नंबर आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। 2 नंबर देखिए एक्स के पावर, देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 5 है। द्विघात व्यंजक तब होगा जब x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए था, यहां 5 है, नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है? यहां देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो प्लस 5x प्लस 1, ये भी है।
3 नंबर भी द्विघात व्यंजक है। ये नहीं है, 4 नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर देखिए 2x माइनस 1 है ना। अब बोलिएगा सर यहां पर 0x² तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम, लेकिन a डज नॉट इक्वल 0 पहले बताए थे, द्विघात समीकरण या द्विघात व्यंजक होने के लिए a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ये एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन द्विघात नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? ठीक है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म। ये फॉर्म ही क्या बोलते हैं सर, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। यह बोले या फिर बोले निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बात एक ही है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर देखिए, एक नंबर क्या दिया है, ठीक से लिख दे रहे हैं, x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 6 लिखा है एक नंबर क्वेश्चन में। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेके, इसमें एलसीएम लेते हैं, x क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 6, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 6x मिल गया सर जी। द्विघात समीकरण है ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, पहला सही है। दूसरा क्या है, दूसरा देख रहे हैं, सेकंड नंबर यहां है, 2 नंबर दिया है, x प्लस 3 बाई एक्स इक्वल x²। देखते हैं एलसीएम कितना जाएगा, x जाएगा, x² प्लस 3 इक्वल x² हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 इक्वल x³ हो जाएगा। x का मैक्सिमम पावर 3 हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या है, x² माइनस 6 रूट 2 प्लस 2 इक्वल 0, सॉरी 6 रूट x है, आप इसको देखिए ध्यान से, x का मैक्सिमम पावर 2 है, उसके बाद x का पावर कितना है, 1 है, उसके बाद x का पावर कितना है, यहां पर 0 है। ठीक है, x कहीं भी रूट नहीं हो सकता है। अगर x यहां पर देख रहे हैं कि x का पावर हाफ है या रूट है, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ये दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है, x का पावर क्या होना चाहिए था, 2, 1 और 0, एक होगा ax², यहां पर x का मैक्सिमम पावर 2 था, यहां पर x का पावर 1 होना चाहिए, फिर 0। ठीक है, कहीं भी x का पावर रूट नहीं हो सकता, रूट हो या पावर नेगेटिव हो, हम उसको द्विघात समीकरण नहीं मानते हैं। तो ये दूसरा तीसरा नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथा भी नहीं होगा। देखिए अगर तोड़ते हैं ना, तो ये a माइनस बी का होल उसका फॉर्मूला में टूटेगा, तो यहां देखिए यह x² यहां भी निकलेगा, यहां भी x² दोनों कट जाएगा, ये भी नहीं है। तो सिर्फ एक तो है, एक नंबर क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, या यह द्विघात समीकरण के, या फिर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में सिर्फ पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक देखिए, ये चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, लेट अस राइट फॉर व्हाट पावर ऑफ द वेरिएबल्स डज द इक्वेशन दिया हुआ है बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आप बताइए पहले, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कह सकते हैं इसको, नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ x का पावर 3 होगा, गलती मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर x का पावर 3 होगा। ठीक है, बुक में देखिएगा ये होगा, x का पावर 6 माइनस x³ माइनस 2 इक्वल 0। द्विघात समीकरण कब होता है, जब x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो ये 6 है, द्विघात तो नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। हम बोले कब कर सकते हैं, देखते हैं क्या करें। अगर x³ का स्क्वायर लिख दिए, माइनस x³ माइनस 2 इक्वल 0। अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या x³ को एक अलग चर राशि मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, ये y² माइनस y माइनस 2 इक्वल 0। अगर x³ को एक चर राशि मान लेते हैं, x³ को एक चर राशि या वेरिएबल मान लेते हैं, तब ये द्विघात समीकरण होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा, x³ इसका आंसर होगा। ठीक है,
एक्स क्यू अगर चल राशि मान लिया तब होगा, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 3 होगा। अगला देखते हैं 4 का 1 नंबर क्या बोल रहा है, a माइनस टू एक्स के स्क्वायर प्लस ये दिया है क्वेश्चन, ए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। a माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, एक वैल्यू क्या होने से गिवन इक्वेशन जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। अच्छा हमको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में ए 0 नहीं हो सकता है। अगर ए 0 हो जाएगा, अगर बोले कि कब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो बोलेंगे ए 0 होने से नहीं होगा, बोले कब होगा, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ए 0 नहीं होने से होगा। ठीक है, यहां क्या बोला है, यहां क्या बोला है, नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, ए को 0 कर देना होगा। अब बताइए यहाँ ए क्या है, ए की जगह पर मेरा a माइनस टू है, इसको 0 कर देंगे, सिंपल क्या बनेगा, a इक्वल टू, ए का वैल्यू जब 2 रखते हैं, ऐसे भी 2 रख के देखिए ना, a को 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 हो गया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 2 नंबर, x बाई एक्स 4 माइनस एक्स इक्वल 1/3x, 1/3x। चलिए क्या बोला है, बोलिए तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है जहां एट इज नॉट इक्वल 0। अच्छा एक बात बताइए, अक्सर आप देखते हैं इस सम में ये क्यों लिखता है, x डज नॉट इक्वल 0 लिख देगा, x डज नॉट इक्वल 4 लिखा, हम लोग रियल पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दिखता क्यों है, कभी सोचे हैं। चलिए अगर x को 0 लिखते हैं यहां पर मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा ना, और x को अगर 4 लिखते हैं तो ये 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, x का कुछ भी वैल्यू होगा लेकिन 0 और 4 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाना है, कुछ नहीं सिंपल से गुणा कीजिए, कितना होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर जी, 4 माइनस एक्स होगा, बताइए 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, इधर जाएगा तो प्लस एक्स, ये माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। ए का वैल्यू कितना, और कुछ पूछा है इसमें, हाँ और पूछा है x का गुणांक कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x भी पूछा है, बताइए x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x, बताइए क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 3 होगा, x का कोएफिशिएंट कितना होगा, x से किससे गुणा है, 1 से, 1 होगा, अगर x का पावर 0 पूछा होता तो -4 होगा। ठीक है, अगला क्या बोला है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल 23, सॉरी प्लस 23 इक्वल दे दिया समथिंग, और क्या बोला है इसको इसके रूप में लिखें, चलो एक्सप्रेस करने बोला है सर जी, किसको 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 दिया, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2, इसको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, या अर्थात बोल सकते हैं इसको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 3x होगा, ये कितना होगा 4x होगा, 4 3 से 12, ये तो आपको आता है ना, आशा करते हैं एटलीस्ट गुणा तो कर सकते हैं। अब बताइए क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना होगा, ये 14, 7x कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 23 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल 0, सारा इधर लाए हैं, क्या होगा ये 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 होगा ना, 9 नहीं 13, 14 में से कितना जाएगा, ये 28 में से 14 जाएगा तो 28 में से 10 जाएगा तो आपका 13, 28 में 23 है ना, ये सॉरी
23 में 10 जाएगा तो 13, अब 4 और जाएगा तो 9 इक्वल 0। ठीक है, चलिए इसको 2x² प्लस 0x प्लस 9 इक्वल लिख सकते हैं क्या? ला दिए। या तो आपके बुक में ये आंसर आया होगा या ये आंसर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही चीज है, इसको भी द्विघात समीकरण रूप में लिखना है, कर देते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल x² प्लस -1, ये -1। ठीक है, a प्लस बी का होल का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। 8 क्लास में सीखा था, 8 क्लास का फॉर्मूला है, यूज कीजिए। ए क्यूब प्लस 3a² b की जगह पर 2 है, प्लस 3ab² प्लस b क्यूब मतलब 2a क्यूब। ये कितना होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, कितना होगा? 6x² प्लस 4 यहाँ है ना, क्योंकि इसका 4 होता है, और ये कितना 3 है, 4 3 12x। ठीक है, प्लस 8, ये इधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा इक्वल 0। पुलिस समझ नहीं आया तो क्या किए? 3 2 6, 6x², ये कितना होगा? 4 3 12, 12x हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 2 × 2 करेंगे 3 बार तो, और ये माइनस से इधर ला दिया, कितना हो गया? ये 6x² प्लस 12 और 1 13x हो जाएगा ना, 13x प्लस 8 इक्वल 0। और कुछ बोला इसमें? और ये बोला है कोफिशिएंट पूछा है x² x और x⁴ का। ये तो इजी है ना, निकाल लीजिएगा ना। x² कोफिशिएंट कितना होगा? इसका गुणांक कितना होगा? xy गुणांक 6 होगा ना, 6 होगा। x का गुणांक कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 13 होगा। और क्या है? x⁴ 12 बताया ना, x⁴ 1 होता है, तो यहां पर x⁴ है क्या, है ना, तो x⁴ कोफिशिएंट कितना होगा? 8 होगा। समझ में? नेक्स्ट, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। चलिए करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। 42 को दो ऐसे भागों में व्यक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। Divide 42 into 2 parts such that one part is equal to the square of the other। 42 को दो भागों में बांटते हैं, बिना बनाए देखते हैं, दो भाग में बांटते हैं। ऐसे भाग में बांटे कि एक दूसरे के वर्ग के समान है। हम जो भी लेंगे, अगर हम पहला 1 लेंगे ना, दूसरा 1 का स्क्वायर 1 लेंगे, दूसरा अगर हम 2 लेते हैं ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होगा। 4 2 से 42 नहीं आएगा। मान लीजिए हम 3 लेते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऐड कीजिए, 42 नहीं हुआ। 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 42 हुआ? नहीं हुआ। 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30, 42 नहीं हुआ। 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, बोलिए 42 हो गया ना, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं, सॉरी 42। क्वेश्चन क्या बोला समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझते हैं कि 42 को ऐसे दो भागों में बांटे कि एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो जाए। अगर पहला 6 है तो 6 का स्क्वायर वर्ग जो होता है 36 होगा, दोनों को जोड़ेंगे फिर से 42 हो जाएगा। सर बनाए कैसे, लेकिन इसको बनाए कैसे? मान लेते हैं, लेट, माना पहला भाग, लेट फर्स्ट पार्ट को हम मान लेते हैं x है, ठीक है, इसलिए दूसरा भाग क्या होगा? सेकंड पार्ट क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सुविधा हो इसलिए दोनों लिख दे रहे हैं, देखिएगा। अच्छा 42 था, पहला भाग अगर 6 था, दूसरा भाग कितना होगा? 42 में 6 होगा ना, 42 में 6 घटा देंगे ना, तो पहला अगर x है, दूसरा कितना होगा? 42 में x होगा, 46 लिख दिए, सॉरी
42 माइनस एक्स, दिक्कत है बोलिए, 42 माइनस एक्स होगा दूसरा पार्ट। अब करते हैं एटीपी। एटीपी क्या बोला है, पहला भाग दूसरे भाग के वर्ग के बराबर है, लेकिन हमने अभी किसी को वर्ग नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर हम इसको पहला भाग मानते हैं ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड के स्क्वायर के बराबर है, सेकंड के स्क्वायर मतलब इसके स्क्वायर के बराबर है। अब बताइए 42 का स्क्वायर कितना लेंदी होगा, थोड़ा और इजी कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट मान ले तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 42 माइनस एक्स, इजी हो गया ना, किसी को भी स्क्वायर कर सकते हैं आप, प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल 0 बन गया। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, बन गया ना। नेक्स्ट, दो क्रमिक विषम संख्याओं गुणनफल दिया है 143, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 143। सर ये पहले हम क्रमिक संख्या क्या होती है समझिए। क्रमिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट क्रम से, 1 से स्टार्ट जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको आप कोई एक नंबर लीजिए, चलिए 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 के बाद अगला क्रम, अगला क्या होगा 10 ही होना चाहिए, 9 10 11 12 ऐसे करते करते क्रम से जा, क्रमिक संख्या। अगर क्रमिक सम संख्या बोलता है, अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलता है, तो पहला कुछ भी होगा, मान लीजिए पहला जब 10 है, दूसरा पक्का 12 होगा, तीसरा 14 होगा, इसे क्रम से आते जाएंगे। और अगर ऑड नंबर बोलता है, इवन हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या बोलता है, तो पहला मान लेते हैं 9 है, दूसरा कितना होगा 11 होगा, उसके बाद कितना होगा 13 होगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन इक्वेशन बनाने को कहे और क्रमिक संख्या दे तो क्या लेट करेंगे, चलिए अगर सम विषम संख्या नहीं बोलता है तो डायरेक्ट पहला अगर एक से दूसरा कितना होगा 9 प्लस एक्स, वो 10 हुआ था ना, एक्स प्लस 1, थर्ड कितना होगा एक्स प्लस 2 होगा। कब, जब सिर्फ क्रमिक संख्या बोले। अगर क्रमिक सम संख्या बोल दे, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर बोले, तो पहला अगर एक्स मानते हैं ना, दूसरा कितना होगा एक्स प्लस 2 मानेंगे, देखिए 2 का डिफरेंट है ना, फिर 2 का डिफरेंट है ना, तीसरा क्या होगा एक्स प्लस 4 लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे सेम, पहला एक्स है, दूसरा कितना होगा, इसमें भी 2 का डिफरेंट है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 होगा। इस तरह से हम लेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां क्या बोला है, दो क्रमिक विषम संख्या है। चलिए माना पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, पहली संख्या को एक्स मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, सेकंड नंबर कितनी होगी, दूसरी संख्या क्या होगा बोलिए, 2 ज्यादा होगा ना, x प्लस 2 होगा। अब क्या बोला है, दोनों का गुणनफल एटीपी, प्रश्न क्या बोला है, इन दोनों का गुणा करके 143 आ रहा है, तो पहला x दूसरा x प्लस 2 इक्वल 143, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहां क्रमिक संख्या बोला है, आप लेट कीजिएगा, पहली संख्या को x मानिएगा, दूसरी कितना होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि यहां ऑड इवन कुछ नहीं बोला है, ठीक है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। और इसका वर्गों का योग, तो एटीपी क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर एटीपी लिख दे, क्या पहले संख्या कितना मानिएगा x, दूसरा कितना होगा x प्लस 1, तो एटीपी क्या होगा, दोनों का वर्ग, पहला का स्क्वायर किए, दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका कितना होगा 313, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। 6 का 1 नंबर देखते हैं, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर था, उसकी उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक हो। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। चलिए आयत तो जानते हैं ना, आयत लेते हैं, इसका
यह विकर्ण कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। ये लंबाई को हम x मान लेते हैं, नहीं किसको माने देख लीजिए क्या बोला है, इसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, मान लेते हैं चौड़ाई को ही x मान लेते हैं। माना चौड़ाई, इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं ना, ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ कितना होगा, 3 मीटर ज्यादा है ना, तो x प्लस 3 होगा। अगर ये x है, ये भी x होगा, ये x प्लस 3 होगा और ये x प्लस 3 होगा। चलिए, हमें जब भी कुछ मानते हैं तो इक्वल करने के लिए कुछ एक दूसरा कंडीशन जरूर देता है। क्या कंडीशन दिया है, इसका डायगोनल दे दिया, विकर्ण दिया 15 मीटर। अच्छा देखो, विकर्ण दे दिया है सर जी, विकर्ण का फॉर्मूला डायगोनल कितना दिया है, 15 मीटर। फॉर्मूला क्या है डायगोनल का, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना दिया है, x प्लस 3 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया है, x का स्क्वायर, और रूट जाएगा तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। कितना होगा, ये तोड़ दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है, ठीक है, प्लस x स्क्वायर इक्वल 15 का 225 होता है स्क्वायर। आए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 225 इक्वल 0, ठीक है। अब कितना होगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस होगा ना 25 माइनस 225 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 216 बचेगा, क्या 216 हो गया। सिर्फ इक्वेशन बनाने बोला है, लेकिन आप लोग घर में सारी इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं x किलोग्राम चीनी खरीदता है। जब भी कुछ पूछता है ना उसको लेट कर लेते हैं। यदि उसी रुपया में वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता तो प्रति किलो चीनी का दाम 100 रुपया कम होता। A person bought some kg of sugar for ₹80. If he had got 4 kg more sugar for the same amount, the price of sugar per kg would have been less than ₹1. चलिए मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि प्रति किलो चीनी का दाम 100 रुपया है। ये ना है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, क्या माना, क्या है पूछा है, कुछ किलो चीनी खरीदा। चलिए मान लेते हैं x केजी चीनी खरीदा गया, क्या लेट करेंगे इंग्लिश में कि x केजी शुगर बॉट किया गया, खरीदा गया है। अब बताइए x केजी चीनी का दाम कितना है, 80 रुपया है। तो तुम जानते दिया क्या है, x केजी चीनी का मूल्य कितना दिया है, ठीक है, कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ x केजी शुगर, x केजी ऑफ शुगर कितना दिया है, 80 रुपए दिया है। तो 1 केजी का दाम निकाल देंगे ना, 1 केजी चीनी का दाम निकाल देंगे, कितना होगा बताइए, 80/x। अच्छा अब क्या बोला है कि 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता, 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता, तो अब चीनी कितना होगा, x प्लस 4 केजी। अब x प्लस 4 केजी चीनी का दाम कितना हो निकाल लेंगे, कितना होगा, x प्लस 4 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, 18/x प्लस 4, ठीक है। अब बताइए क्या बोला कि अगर ऐसा कब होता, कब होता, जब पर केजी 1 रुपए चीनी का दाम कम होता। अच्छा पहले जब चीनी x केजी था, x केजी चीनी था, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना था, 80/x रुपया था। जब चीनी 4 किलो ज्यादा हुआ,
x प्लस 4 kg हुआ। अब 1 किलो चीनी का दाम कितना है सर बताइए। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ 80 रुपये होगा 1 kg। अब निकालिए कितना होगा, 18/x प्लस। हाँ, जब चीनी 4 किलो ज्यादा मिल रहा था उस समय चीनी का दाम इतना हुआ। ये बोला कब, ऐसा होने से क्या बोला है, पर की चीनी का दाम 1 रुपया कम होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंट 1 के बराबर नहीं है? ठीक है, कौन सा कम है बताइए, जिसके डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है, माने जिसका हर, इसका हर x, इसका हर x प्लस 4, ऐसे इनको ये कम दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो एटीपी क्या करेंगे हम, एटीपी क्या करेंगे, जगह हो रहा है, एटीपी क्या करेंगे, एटीपी 80/x माइनस 80/x प्लस 4 इक्वल 1। सही मैम, 80/x माइनस 80/x माइनस x प्लस 4 इक्वल 1। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा, x प्लस 4, ये कितना होगा, x कट जाएगा तो 80 में इंटू होगा, x प्लस 4 के माइनस ये डिवाइड में कट जाएगा तो कितना होगा, 80x इक्वल 1। कितना होगा, 80x प्लस 320 माइनस 80x इक्वल 1 होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये कैंसिल हो गया, अब कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 320, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल 0 आंसर होगा। सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है, और क्या बोला है, एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इज 300 किलोमीटर। A train traveled from the first station to the second station at a uniform speed. If its speed has been 5 kilometer more, it would have taken 2 hours less to the reach of the station. Sorry, second station. सर क्या पूछा है, इक्वेशन बनाना है। क्या क्या दिया है मेरे पास, दो चीज दिया, पहला दिया है कि दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दिया, देखते हैं, एक ए स्टेशन है दूसरा बी स्टेशन है, ठीक है, मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दिया। और क्या दिया है, एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन जाती है, गई है, यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे 2 घंटा पहले पहुंच जाती। अच्छा होता, अभी मान लेते हैं इसका स्पीड x किलोमीटर है, अभी x का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ना, वेग इतना है, तो जाने में कितना समय लगेगा, जब एक समय कितना लगेगा, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा वेग, ठीक है। और अगर x 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, उस समय का फॉर्मूला से हम समय निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 के इक्वल होगा, 2 घंटा कम समय लग रहा है ना, चलिए बना देते हैं हम। यहां बनाते हैं, ए और बी 300 किलोमीटर माना, वेग कितना मान लेते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ही लिखते हैं, वेलोसिटी नहीं होगी, स्पीड कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है। इसलिए समय कितना होगा, समय
टाइम कितना होगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई या दूरी बटा वेग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड कितना है एक्स, एक्स 300 बटा एक्स घंटा, आवर। ये कब होता, जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा से जाती। अब 5 किलोमीटर ज्यादा हो गया, यदि देखो इफ यदि स्पीड उसका वेग x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो तो समय कितना होगा। समय का फॉर्मूला सेम, दूरी 300 है और स्पीड x प्लस 5 हो गया, ये हो गया मेरा घंटा। किसी दिक्कत, इफ स्पीड अगर उसका वेग जो है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो तो उसका टाइम समय इतना होगा। अच्छा, पहले समय कुछ और था, पहले समय कितना था इतना, अभी कितना हो गया इतना, कौन सा बड़ा है छोटा पता कर पाएंगे देखकर, बताया था ना, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका वो छोटा हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये पक्का इस डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है, इसका मतलब ज्यादा ये आपका कम समय लग रहा है। ऐसे भी देखिए ना, स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घटेगा, ये स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा लगेगा, एटीपी कर देंगे। एटीपी क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे 300 बट्टा में x माइनस 300 बट्टा में x प्लस 5 इक्वल कितना 2 घंटा, घटा देंगे 2 घंटे बराबर होगा, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसके पहले की तरह सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई घड़ी बिक रहा था 336 रुपया में, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, 6 का 4 नंबर। कोई घड़ी बिक रहा था 336 रुपया में, कोई घड़ी बिक्री किया और वो जितना रुपया में खरीदा था उसे उससे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। ए वॉच सेलर सोल्ड ए वॉच फॉर रुपीज इतना, हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, बोला क्या है इसको, इक्वेशन बनाना है, ये कहां से आ गया, कोकोनट ट्री कहां से आया, गलत है, हमें नहीं पता। चलिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं घड़ी का सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब विक्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। ठीक है, घड़ी का विक्रय मूल्य एक्स है और विक्रय किया है, एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 336 रुपया, बेच रहा है, ठीक से इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना होता है प्रॉफिट, एसपी मैंने सीपी होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, 336 में से x घटा देंगे, ये आपका लाभ होगा। अभी क्या बोला है, उसे जितना रुपया में घड़ी खरीदा था उससे घड़ी विक्रय करने में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ निकाले तो पहले हम लाभ प्रतिशत कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, P बाई सी पी इंटू 100%। P कितना है, P कितना है 336 माइनस एक्स, बाई में CP कितना है, CP मेरा x है इक्वल 100%। अच्छा बताइए क्या बोला है, ये CP के बराबर होगा, ये नहीं बोला था कि जितना में घड़ी खरीदा था, घड़ी कितना में खरीदा था x में, जितना में घड़ी खरीदा था उसे उतना परसेंट लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बताइए एटीपी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एटीपी कि x इक्वल मैंने सीपी है ये लाभ परसेंटेज 336 माइनस एक्स बाई 336 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100% हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी की धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसे प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। पहले समझिए, कोई नाव है, कोई नाव है, नदी में नाव, नदी का धारा अगर इधर है, धारा का वेग, नाव को भी इधर जाना है, तो फिक्स है, धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, किसका, नाव का। तो ये हो गया धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल, कुल वेग कितना हो जाएगा, x प्लस, जोड़ देंगे ना। अगर नदी, नाव को इधर जाना होता, धारा को तो चेंज नहीं कर सकते ना, नाव को इधर ला सकते हैं, तो निश्चित रुकावट होगी इसको, तो उस समय ये प्रतिकूल हुआ, धारा के प्रतिकूल, उसका वेग कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, सॉरी y है ना, y में सबसे y माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा, बस इतना ही समझेंगे, सम बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, नदी के धारा का वेग दे दिया है 2 किलोमीटर है, धारा का वेग दे दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया है 2 किलोमीटर, ठीक है, और क्या दिया है, धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की जाता है, पुनः वापस आता है तो 10 घंटा समय लगता है। इफ द स्पीड ऑफ ए रिवर करेंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, रतन जो है, द बोटमैन टेक्स 10 आवर टू ट्रेवल 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए मान लेते हैं, पहले लिखते हैं, माना धारा का हम लोग नहीं, सिर्फ रतन बाबू का, नाव का वेग मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बताइए, धारा के अनुकूल वेग कितना होगा, अनुकूल कितना होगा, ज्यादा होगा ना, x प्लस, नाव का है 2 ना, सॉरी धारा का 2 क्या है, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए, धारा के प्रतिकूल वेग कितना होगा, कम होगा, घटा दिए, हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि टोटल कितना जाना है उसको, 21 किलोमीटर जाना है, पुनः वापस भी आना है, ठीक है। अच्छा, एटीपी डाई कर दे रहे हैं, समझिएगा, जाने में समय कितना लगेगा उसको, जाने में 2 चीज पता है मेरे को, एक है डिस्टेंस और दूसरा है स्पीड। समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना हिंदी में, वेग का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में वेग। तो दूरी कितना है, 21, स्पीड कितना जाते समय, x प्लस 2, अब वापस आ रहा है, प्लस वापस आएगा तो कुछ समय लगेगा, दूरी कितना सेम, डिस्टेंस सेम है ना, आने में कितना समय उसको लगा, x माइनस 2 लगा, x 21 इतना समय लगा ना, टोटल उसको 10 घंटा समय लगता है। अब बन जाएगा ना, ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में महीम की अपेक्षा मदीम को 3 घंटा कम समय लगता है, वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर लेते हैं। यह 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन, नहीं आएगा तो अगला वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर समझा देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम 1.2 समझेंगे, किसी दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।